नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुश फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साइंस और पेडागॉजी सीटेट 6 to 8 के लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्रमशः 2011, 12 तथा इसी क्रम में आज हम 2013 में जो सीटेट जूनियर का पेपर हुआ था, उसमें साइंस और पेडागॉजी के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या भी देंगे, उस प्रश्न का लॉजिक भी बताएंगे। तो आप बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और अदर जो ईयर में पेपर हुए हैं उनको नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन पेपरों को सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपको आगामी समय में आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि 120 प्रश्न होते हैं, वो अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, साइकोलॉजी और इस प्रकार अदर सब्जेक्ट होते हैं। इसी क्रम में जो 120 से आगे के 121 से हमारे साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो 30 प्रश्न होते हैं। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण हैं जो सही क्रम में नहीं है, उनको नीचे दिए गए हैं। मतलब सही क्रम में लगाना है। ये खाद, जैसे हमको खाद परिवर्तित करना है, तो जो कचरा होता है उसको किस प्रकार से, तो मैं आपको एक अच्छे से पहले बता देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे, फिर नीचे बजरी अजरी वगैरह बिछा देंगे। इसके बाद हम उसमें क्या कूड़ा कचरा डालेंगे। क्या करें, पहले गड्ढा खोदेंगे, फिर बजरी बिछाएंगे नीचे, फिर उसके बाद कूड़ा कचरा डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें केचुआ डालेंगे। क्या डालेंगे? केचुआ। और इसके बाद इसको ढक देंगे। 1 महीने के बाद खाद तैयार हो जाएगी। तो इसी क्रम में हमको इसको क्रम सीरियल से लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए, पहला कह रहा कचरे कह रहा कचरे को गड्ढे में डालेंगे। नहीं, ये तो तीसरे नंबर का है। तो गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दिए जाएंगे। देखिएगा, यही होगा पहला। क्यों? क्योंकि गड्ढे खोदने वाली कोई बात ही नहीं कही गई है। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, तली में बजरी बिछाएंगे, क्योंकि गड्ढा खोदने वाला तो है नहीं। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, गड्ढे में गड्ढा हो गया, तरी बिछ गई है, इसके बाद उसमें कचरा डालेंगे। तो दूसरे नंबर पे ए आएगा, ए वाला दूसरे नंबर पे। ठीक है, कचरा डाल के अब इसका केचुआ डालेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, केचुआ। चौथे नंबर पे उसको क्या करें, ढक देंगे, बोरे इत्यादि पोल को रख कर ढक देंगे। तो क्या होगा ऑप्शन BADC जौन पर होगा वही सही होगा। तो चलिए देखेंगे BADC कहाँ पर है। BADC जी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, BADC। ठीक है, तो इसी क्रम में हम चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप, इस व्याख्या को, इसमें एकदम क्रमबद्ध से दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ साथ रहते हैं। इनमें एक आवास जल पोषक तत्व प्रदान करता है। एक है जो वो आवास जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है एवं इसको प्रदान करता है। तो जीवों में इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन। इसमें क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन का। किसका? लाइकेन होता है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। ठीक है, शैवाल क्या होता है, शैवाल स्वयं भोजन बनाता है लेकिन रहने के लिए स्थान नहीं होता है, तो ये कवक के ऊपर रहता है। तो कवक इसके लिए आश्रय देता है और शैवाल क्या करता है, भोजन बनाकर इसे प्रदान करता है। तो ये क्या है, एक सहजीवन होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम करेक्ट है। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार नाल, जिसको पाचन नली कहते हैं, में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। क्योंकि मतलब नीचे की, हमको पता है जो मुख होता है ना, इस प्रकार से नली होती है, आहार नाल होता है, यहाँ पे मुख हो, यहाँ से हमने भोजन लिया, तो इसकी नली के अंदर इस प्रकार से छल्ले के छल्ले होते हैं और इसमें एक गति होती है, उसको कहते हैं संकुचन होता है। संकुचन का मतलब क्या होता है, पिचकती फूलती है नली, इसके कारण भोजन क्या होता है, नीचे की ओर क्या करता है, इस प्रकार से नली के थ्रू भोजन जाता है, तो नीचे की ओर क्या होता है, गति करता जाता है। क्यों? क्योंकि पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन माने फैलना और सिकुड़ना। तो पेशियों की जो नली की भित्ति होती है, उसमें पेशियों में संकुचन होने के कारण क्या होता है, भोजन नीचे की ओर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मेढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते, श्वसन में सांस लेते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। अब हमको पता है कि आपने केंचुए को भी देखा होगा, मेढक को देखा होगा, केंचुए को देखा होगा, बरसात के सीजन में निकलते हैं। यदि इसकी त्वचा सूखी होती, शुष्क होती, तो क्या ये बरसात के सीजन में निकलता? नहीं, गर्मियों में भी दिख जाता, लेकिन गर्मियों में केंचुए नहीं देखने को मिलता है। और मेढक भी आपने पानी में देखा होगा, तो इसका मतलब शुष्क वाला तो सभी ऑप्शन कट जाएंगे। तो आर्द्र बचेगा, ठीक है, आर्द्र, आर्द्र यहाँ पर होगा। अब रुक्षमीस होता खुरदरी, क्या मेढक खुरदरा होता है, केंचुआ खुरदरा? नहीं, चिकना होता है, रुद्र भी खुरदरा, तो खुरदरा वाला कट जाएगा, रुक्ष वाला। तो इसका क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी ही बचा, ठीक है। आर्द्र भी होती है और श्लेष्मी होती है, चिकनी होती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न आप अच्छे से इसको देखिएगा। हमने पिछली क्लास में कराया था आपको, इसी प्रकार का प्रश्न था, वो दूरी समय से था, तो ये भी दूरी समय से है। उसमें पूछा गया था मतलब पूछा गया था वेग क्या है मीटर पर सेकंड में, इसमें निकालना औसत वेग। तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा पिकनिक पर जाते समय, इस प्रकार का प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के आने की अधिकतम संभावना है। कह रहा है पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। हर 10 मिनट में वो देखता था कि कितना मतलब मीटर चला है गाड़ी का। अंत में उसने इस पाठ्यांकों को नीचे सारणी में दर्शाया। अब देखिए सारणी देखिएगा, ये दी गई है, देखिएगा सारणी। कह रहा है कि जब 8 बजे चला तो वो 78,752 किलोमीटर पे था, ठीक है। 8:10 पर उसने देखा कि 78,758 हो गया। इसके बाद फिर देखा उसने 8:30, इस प्रकार से उसने हर 10 मिनट में देखा, अंत में वहाँ पर इतने मीटर पहुँच गया, 78,806 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है वो, कह रहा बस की समस्त यात्रा में मीटर प्रति सेकंड औसत चाल थी। औसत चाल पूछा है, चाल नहीं पूछा है। चाल होता तो दूरी निकालते, तो दूरी कैसे नहीं होती, इनके अंतर, हर का अंतर 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाता, और इनका अंतर सभी का एक समान होता, तो उसमें अंतर में क्या करते, समय दूरी बटे चाल होता तो इसमें भाग दे देते, समय का तो आ जाता। लेकिन औसत पूछा है तो इनका औसत निकालेंगे, और इनका औसत तो मालूम ही है 10 आता है सभी का, ठीक है, सभी में 10 है। इनका औसत और इनका औसत निकाल करके क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो इसका आ जाएगा क्या, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल या औसत गति भी कह दें, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, हम आप आपको समझाएंगे अच्छे से, देखिएगा। औसत गति का फॉर्मूला भी दिया गया है, क्या लिखा है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो चलिएगा हम इसको भी समझा दें आपको, देखिएगा। पहले औसत चाल निकालना बता दें, औसत समय। देखिए यहाँ पर 10 मिनट था, इसमें 10 मिनट चला, हर में 10 मिनट चला, तो 10 10 10 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तीस 30, 10 चौके 40, 10 15 50, 10 छक्का 60। देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो पहले को हम नहीं गिनेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे चला तब हुआ 10 मिनट, तो पहले को काउंट न करके यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार चला 10 10 मिनट, तो कितने हुए, 6 × 10 बराबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, 60 मिनट या 1 घंटा। कहने का तात्पर्य औसत समय कितना निकला, औसत समय निकला हमारा 1 घंटा, क्या 1 घंटा औसत समय। अब औसत दूरी भी निकालें, तो अंतिम दूरी में इस प्रारंभिक दूरी घटा देंगे। कहने का तात्पर्य है 78,806 में से घटा देंगे किसको, 78,752 को घटाएंगे। तो घटाओ भाई, 6 में से 2 गई, कितना होगा 4, और 10 में से इसको यहाँ से एक हासिल लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गई तो कितना आ जाएगा 5, 10 में से के 5 गई, 5 हासिल आई, 1 आ गई, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 गई 0, तो यहाँ पर हो जाए तो कितना आ गया 54 किलोमीटर। तो देखिएगा समय कितना निकला, 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट समय निकला, और दूरी कितनी निकली 54 किलोमीटर, ये क्या किलोमीटर। अब हम निकाल लेंगे औसत चाल। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा समय कितना था, टाइम में समय कितना था 60 मिनट, इसको हम सेकंड में बदलें तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो गया समय। अब तो कितना निकला था हमारा 54 निकला था, कितना निकला था 54 किलोमीटर निकला था। देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा 54 तो किलोमीटर था, लेकिन हमने 1 किलोमीटर में कितने का 1000 का गुणा करेंगे तब जी किस में बदल जाएगा, मीटर में। अर्थात 54,000 तो हो गई दूरी और समय कितना निकला था 3600 सेकेंड। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। और दूरी कितनी निकली हमारी 54,000 और समय कितना 3600, तो 3600 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बस यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ये है ऑप्शन नंबर ए, क्या है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर सही होगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस, आप याद रखें अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, विवर्धित में फैला हुआ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, आपको यह रटना है कि जब आप किसी के अवतल दर्पण का और अवतल लेंस का और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दिया जाए तो किसी बिंब को आपको क्या करना है, प्रवर्धित करना है, मतलब उसको फैला करके बनाना है, प्रक्षेपित करना है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अवतल तो दर्पण होगा और लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। या तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर लें या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग कर लें, किसी भी एक का प्रयोग कर लेंगे तो आपको किस प्रकार का बिंब प्राप्त हो जाएगा, विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो या तो आप अवतल दर्पण का प्रयोग करें या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करें। ठीक है, यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा नोट को। ठीक है, चलिए आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों का समुच्चय चुनिए। तो आपको पता है कि रबी की फसलें कौन होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, ये सॉरी गेहूँ हो गया, अलसी हो गई, मटर हो गया, धान हो गया, ये सब क्या है, ये किसकी फसलें हैं, ये धान नहीं मटर हो गया, जैसे ये किसकी रबी की फसल है। तो जहाँ पर रबी की फसल है वो काट दी, मटर रबी की फसल है तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, गेहूँ की रबी की फसल है तो ये नहीं हो सकता, अलसी रबी की फसल है तो ये नहीं हो सकता, कट गया आराम से। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें सारी की सारी किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कीजिए। कहने के तत्पर आपने फसल लगाई तो उसमें खरपतवार किस प्रकार से प्रभावित करता है अपनी फसल को, इसके बारे में बताना है। कह रहा है कि खरपतवार फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायक, भाई ये बताइए वृद्धि में सहायक हो सकता है क्या, सहायता तो नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं हो सकता सही। ये कटाई और बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। ये फसली पादपों से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते, स्पर्धा मीन्स कंपटीशन करते, बिल्कुल सही बात है ना। पौधों की पोषक तत्वों को लेकर के स्वयं क्या करते हैं, उससे आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, जो ना बी सी डी तीनों हो वो एकदम करेक्ट होगा। तो देखिएगा बी सी डी कहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात फॉर्मूला क्या होता है NaOH के ताजे बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं, मतलब Al की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से इस कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। कहने का तात्पर्य है जब हम NaOH को एल्यूमिनियम के साथ डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। आप यहाँ से आराम से रिएक्शन भी हल कर सकती हैं। क्या बनने की संभावना है, देखिएगा यहाँ बनेगा NaAlOH का थ्राइज प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस ही तो निकलेगी यहाँ पर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो एक आपको बता दें हाइड्रोजन गैस होती है, वो रंगहीन भी होती है, गंधहीन, ना ही उसका कोई रंग होता है, पानी का कोई रंग है नहीं, ना ही गंध होती है, पानी का कोई गंध है। लेकिन जब इसको हम आगी के पास में लाते हैं तो एक पुट पुट की आवाज़ आती है, किसकी आती है, पुट पुट की आवाज़ आती है। बस यही ऑप्शन जो होगा हाइड्रोजन गैस का यही होता है सही। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है,
कह रहा है रंगीन गंधहीन गैस माचिस की तीली को बुझा देती है, गलत। रंगीन गंधहीन गैस जलती मोमबत्ती जलने में सहायक है, गलत। तीक्ष्ण गंध वाली तो है ही नहीं, गंधहीन है। रंगहीन गंधहीन गैस जलती हुई माचिस की तीली के नज़दीक ले जाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, पुट पुट अर्थात पॉप ध्वनि, बिल्कुल डी एकदम करेक्ट है। चलिए ये आप रिएक्शन भी देख लीजिएगा। ये है, हमें एल्यूमिनियम के 2 अणु लिए, NaOH के 2 लिए और 6 जल लिए, जल में मिला करके हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो NaAlOH का 4 होगा, सॉरी थ्राइज नहीं होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस क्या निकली बाहर, और यही गैस क्या होती है, पॉप जैसी आवाज़ उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी है आप करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जेली विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। हम आपको बता दें, जो नीला लिटमस पेपर हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहली क्लास आपने नहीं देखी, उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया। एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल होता है। आप एक को समझ लीजिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा, सीधी बात है। आप नीले को भर लीजिएगा, ठीक है। नीला लिटमस पेपर है, आप याद रखें, जब नीले लिटमस पेपर पे हम अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे, अम्ल। अम्ल कौन होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे क्षार मिला दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना। यदि हम नीले में क्षार मिलाए तो कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से यदि लाल लिटमस पेपर होता और वहाँ पे अम्ल मिलाते तो कोई प्रभाव नहीं, और क्षार मिलाते तो कैसा हो जाता, नीला हो जाता लाल लिटमस पेपर, ठीक है। तो अब वो कह रहा कि नीले विलयन में नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देता है, तो कौन होगा, अम्ल होगा निश्चित रूप से। अब अम्ल ढूंढना है हमको, कौन है इसमें, सीधी बात है, अम्ल छांटना है। तो कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या होता है, कॉपर में क्या हो, Cu, जो Cu क्या है, धातु, और धातु हमेशा क्षार होते हैं, अम्ल नहीं होते। तो ये तो क्षार है, अम्ल ढूंढना है। आयरन मतलब क्या है, Fe, और ये भी धातु है, तो ये भी क्या है, क्षार है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम भी क्या है, मैग्नीशियम तो आप जानते हैं धातु है, तो ये भी क्या है, ऑक्साइड है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या है, एक गैस है, और गैस अधातु होती है। तो ये क्या होती है, ये क्या करती, किस प्रकार से बनती है, देखिएगा। जो SO2 होता है वो जल से मिलता है, पहले जल से मिलकर क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनते हैं, H2SO4। और जो H2SO4 होता है ये क्या होता है, हाइड्रो क्या होता है, ये होता है क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा भी कहते हैं इसी को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल है तो ये नीले लिटमस पेपर से मिलेगा, और कैसा होगा, देखो उसका रंग लाल रंग कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का युगल में जोड़ा है। तो कहने के तात्पर्य संसाधन दिए गए हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा है जो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त वो हो जाएगा जो प्रकृति के द्वारा स्वाद प्रदान नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य डीजल हो गया, जैविक ईंधन हो गए, तो ये तो समाप्त हो सकते हैं ना। तो क्या सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त हो सकता है, ये गलत हो गया। पेट्रोलियम तो समाप्त हो सकता है लेकिन जल कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये गलत। कोयला समाप्त हो सकता है लेकिन मृदा कभी समाप्त नहीं हो सकती। खनिज पदार्थ समाप्त हो सकते हैं और वन्य जीव भी समाप्त हो ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज को होती है, जैसे आप जानते हैं कि विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपने सुना हो कंगारू, तो मोस्ट रूप से आप कहाँ पर कहते हैं, आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, है ना। तो ये विशेष स्पीशीज ही तो है। आपने एक सींग वाला गैंडा लिया तो आप कहाँ जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम आप तुरंत आता है पश्चिम बंगाल में। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि ये विशेष स्पीशीज वहाँ पर पाई जाती है, वही होती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में। तो ये कह रहा अपने आवास के नष्ट होने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई बिल्कुल पड़ता है, ये विशेष स्थान की है तभी तो, नहीं तो हर जगह नहीं रहे। ये केवल चिड़ियाघर, ये तो कोई केवल वाला तो नेगेटिव होता है ना, ये नहीं हो सकता। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते, बिल्कुल सही है, विशिष्ट ही तो है वो। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है तो विशिष्ट आवास में ही रहेंगे। तो सी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। कह रहा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज का भी संकटापन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती, जब उसका आवास प्रभावित होगा तो प्रभावित तो होंगे ही। तो यहाँ पर सी क्या है एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए युगलों जोड़ों में से कौन सा युगल अर्थात जोड़ा लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। कि कोई जोड़ा दिया गया है, को बता रहा है कि कौन सा युगल है जो आनुवांशिकता से संबंधित है। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है और जीन होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। अब ये होते क्या है, हम आपको पढ़ा चुके डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, आपने साइंस की क्लास अभी तक नहीं देखी तो अब बताइए, हमने फुल डिटेल में आपको बिल्कुल 0 लेवल से उच्च लेवल तक आपको अच्छे से समझाया है। तो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं, है ना, हम आपको बता चुके हैं। ये गुणसूत्र होता है सपुद्र। अब गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस प्रकार से क्रोमेटेड कहते हैं। इस पर उपस्थित हर टुकड़ों में उपस्थित होता है जीन। क्या होता है, जीन होता है। यही जीन, ये तो पूरा गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हो गया, इस पर उपस्थित होते हैं जीन, और यही जीन क्या होते हैं, माता पिता से संतान में पहुँचते हैं। तो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र और जीन क्या होते हैं, और यही आनुवांशिक सूचनाओं को माता पिता से कहाँ पहुँचाते, संतानों में। क्रोमोसोम्स तो बी में तो सही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं है, और कोशिका झिल्ली नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कहाँ पर करेक्ट है। आगे कह रहा है नीचे अगले प्रश्न में, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों को समाहित कीजिए। आप यहाँ पर याद रखिए, एक जंतु कोशिका होती है, एक वनस्पति कोशिका होती है। इसका अंतर आप याद रखिएगा, हर वर्ष हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी टेट में पूछा गया था, टेट 2019 में हुआ था जो पेपर, 2020 में हुआ था, इसमें पेपर में पूछा गया था कि मतलब किस प्रकार कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आपको पता होना चाहिए जंतु कोशिका में होता है क्या क्या नहीं होता, बस ये आपको ये याद रखना है। वो बस जो चीज़ नहीं होता वो वनस्पति में पाया जाएगा, वनस्पति कोशिका में, ठीक है। एक याद रखना है आपको, जैसे हम जंतु कोशिका कहते हैं तो आप याद रखना यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति है वो किस में नहीं होती, जंतु में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखिएगा, जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती वाली बता रहे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और वैक्यूल नहीं होती, ठीक है। वैक्यूल में जो होता है कि कोई बड़ा स्थान, मतलब स्पेस कोशिका के अंदर बहुत बड़ा स्थान, और ठीक है ना। और इसके साथ साथ सेंट्रोसोम नहीं होता। क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, ये अलग छोड़ी कोई बात नहीं। तो देखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल होता है स्पेस, मतलब उसमें जगह, तो ये नहीं होती, तो ये होती जंतु कोशिका। वैसे वनस्पति कोशिका में कहा जाता है कोशिका भित्ति पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता, वैक्यूल भी पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्र का क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यही पूछा गया था, इस वर्ष पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर दिया आगे देखो, उसको वैक्यूल को क्या कहते हैं, राजधानी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा अच्छे से, ये बस यही अंतर है छोटा सा। तो इसका देखिएगा, मैं बताना भूल गया प्रश्न का आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा था, वो जंतु कोशिका पूछ रहा है। तो हमने बताया प्लास्टेड नहीं पाया जाता, बताया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जंतु कोशिका प्लास्टेड नहीं पाता, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट कोई प्लास्टेड कहते हैं, तो ये भी नहीं पाया जाता। तो बस ऑप्शन नंबर तो बस यही बचा ना, कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति अलग होता, कोशिका झिल्ली अलग होती। कोशिका झिल्ली तो होती जंतु कोशिका में, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कोशिका झिल्ली होती, क्रोमोसोम्स होते, राइबोसोम्स होते, माइटोकॉन्ड्रिया। सी यहाँ पर क्या एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, आप याद रखना, सेंट्रोसोम हमने बताया था केंद्र का है, वो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोसोम है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। जो जनन अंग दिए गए हैं फीमेल के और मेल के, उससे संबंधित समुच्चय बताना है कि कौन कौन मेल में पाया जाता, कौन फीमेल में पाया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल के और फीमेल के एक साथ दिए गए, मेल के अलग हो, फीमेल के अलग हो, इनको आपको छांटना है। तो शुक्राणु मेल में पाया जाता है, अंडवाहिनी फीमेल में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अंडोत्सर्जन
अर्थात अंडे का निर्माण होना फीमेल में होता है, अंडा भी फीमेल में बनता है, अंडवाहिनी फीमेल में होती है, गर्भाशय फीमेल में। तो बी सही है, ये फीमेल का ऑर्गन दिया गया है, सेक्सुअल ऑर्गन। और सी पे क्या, शुक्राणु मेल में होता है, वृषण भी मेल में होता है, शुक्रनलिका भी मेल में होता है, सिसन भी मेल में होता है, पेनिस जिसको कहते हैं। तो ये भी सही है, ये मेल का दिया गया। ऋतुस्राव है जो, जिसको कहते हैं MCF है, मॉन्स्ट्रियल साइकिल, तो ये फीमेल में होती है, अंड भी मेल में फीमेल में होता है, अंडवाहिनी भी होता है, गर्भाशय। तो ये डी भी सही है, ये फीमेल का दिया गया, ये मेल का, ये फीमेल का, लेकिन है तो एक साथ में अलग है ना। तो तीनों सही है, तो क्या होगा ऑप्शन, जिसमें BCD हो वही एकदम करेक्ट होगा। तो BCD, यहाँ पे बी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्धता आवश्यक है। अब आपको पता नहीं होगा ये टेडपोल क्या है। आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है ना, तो मछलियों के अंडे होते हैं ना, पानी में बहुत सारे तैरते रहते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में। यदि नहीं देखा तो आप देखिएगा। तो अंडे के साथ में, अंडे की भीतरी मछलियाँ जैसे छोटे छोटे जीव तैरते रहते हैं, उसी को कहते हैं लार्वा। क्या कहते हैं, लार्वा। इसी प्रकार मेढक का एक लार्वा होता है, उसका नाम क्या है, टेडपोल। ये क्या है, अंडा होता है एक प्रकार का, लार्वा होता है टेडपोल। तो यदि टेडपोल को आयोडीन मिल जाए कहीं से, तो वो टेडपोल सीधे 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 किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो संपूर्ण जैसे बड़ा मेढक होता है उस पर कार्य करता है, लेकिन होता तो बच्चा ही है, लेकिन वो कार्य कैसे करने लगता है, टेडपोल लार्वा सीधे परिवर्तित हो जाता है किसमें, बड़े मेढक में। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आयोडीन की उपस्थिति के कारण होता है। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है, एकदम करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाले को आप गोल अच्छे से कर लीजिएगा। आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पढ़ाना, विज्ञान का शिक्षण करना, तो उद्देश्य कौन सा नहीं है। आपको उच्च का देखना, अर्थात निम्न का देख लीजिए, निम्न के लिए जो सही होगा वो उच्च के लिए गलत होगा। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल। आपको पता है कि उच्च में प्रश्न पूछ सकते हैं और जांच पड़ताल का कौशल विकास कर सकते हैं, तो ये सही है। अन्यथा अपन को नहीं जोड़ना, तो ये गलत हो गया। बी कह रहा तकनीकी कौशल अर्जित करना, यही गलत है, क्योंकि ये टेक्निकल जो तकनीकी कौशल होता है ना, कौशल अर्जित करना, ये प्राथमिक पर डेवलप होता है, ठीक है ना, उच्च के लिए नहीं है। तो ये क्या, बी यहाँ पर गलत है, जो कि सही है। सी में कह रहा प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, ये भी क्या उच्च का है, सॉरी निम्न का है। और वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये भी किसका है, निम्न का। तो यहाँ पर क्या है, बी एकदम करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर तकनीकी कौशल हासिल करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो आगे की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना है। तो देखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहा है विज्ञान शिक्षण को क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए तैयार करना। क्यों भाई, कोई मशीन थोड़ी ना है कि वो भाई उसको लिए तैयार कर दो, तो ये तो गलत हो गया। अगला कह रहा संवेगात्मक रूप से संतुलित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। भाई सहायता करना तो अच्छी बात है, लेकिन संवेगात्मक रूप से क्या, उसकी मानसिक शारीरिक सब प्रकार से सहायता करेंगे, ना कि संवेगात्मक रूप से एक पक्ष को थोड़ी ना ध्यान देंगे, सभी प्रकार के पक्षों को देंगे, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। कह रहा संगणना कौशल अर्जित करने में, यही कह दिए सिर्फ गणना संगणना करने में। भाई क्यों, अर्जित करने में सहायता तो करेंगे, लेकिन संगणना भर करें। और विभिन्न प्रकार के संगणक होते हैं ना, संगणना ना कि संगणक का उपयोग करते तो सही होता। संगणना कह दी, संगणना में सिर्फ गणना से संबंधित, तो ये क्या है, यूनिक दिखा रहा है, मतलब कुछ अलग दिख रहा है वो, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा विषय सीखने और सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है यहाँ पे, रचनावादियोपागम अनुसरण करना, यही इसका क्या है, की पॉइंट। रचनावाद का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, अर्थात नवीनता लाना, सृजनात्मकता लाना, और यही सबसे अच्छा पॉइंट होता है। तो डी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की मांग। आपको मतलब उन्हें जो संज्ञानात्मक वैधता होता है ना, इसका अर्थ होता है
किसी भी बालक का आयु के अनुसार जहाँ पर संज्ञानात्मक वैधता मिल जाए, इसका अर्थ होता है आयु के अनुसार उसके भीतर ज्ञान की उपलब्धता कराना है। क्या होता है? आयु के अनुसार बालक जैसे कक्षा 1 में है तो उसके लेवल का ही पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी ना एंटर किताब पढ़ाने लगे। अर्थात संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है, मतलब होता है आयु के अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता? संज्ञानात्मक वैधता। तो आपको बस यही देखना है ऑप्शन में। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, उसे विद्यार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर को पहुँच के भीतर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही हमें लग रहा करेक्ट है। आगे की ओर पढ़ रहे, अगले क्या कह रहा, उसे वैज्ञानिक रूप से सही, ये तो कोई मतलब नहीं है। उसे विद्यार्थी वास्तविक जिज्ञासाओं से कोई मतलब विद्यार्थियों को इस योग्य समझना कि वे सराहना कर सके, ये नहीं। तो ये क्या है, एकदम करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? क्या नहीं करता यहाँ पर आ जाए तो आपको क्या करना है, गोला तुरंत बना लेना, क्योंकि जी हम जल्दी जल्दी में नहीं छोड़ देते और प्रदर्शित करता है पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाएगा। अब वैज्ञानिक प्रवृत्ति आपको व्यक्तित्व का विकास करना है बालक में, तो क्या प्रदर्शित नहीं करेगा? क्या आप पक्षपाती राय देंगे? नहीं ना, तो यही तो सही है। आप प्रमाण मांगेंगे, तर्क संगत चिंतन करवाएंगे, व्यापक सोच करवाएंगे, पक्षपात राय नहीं देंगे, तो बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की NCERT की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं। अर्थात जो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा है उसमें NCERT की किताबों में जो दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यापक प्रश्न थे वो शामिल किए गए हैं, जिन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब भाई दैनिक जीवन से है तो बालक तो जानता ही है ना कि उसके जो स्रोत है उसके आसपास से ही खोजे गए हैं, है ना। तो उसको वो आसानी से बता सके कि आप बता देखिएगा छोटा बालक है तो आपको बगल में बता देंगे आपके घर के पास में नीम का पेड़ है, तो यदि आप नीम का पेड़ पढ़ाएंगे तो वो बताएगा हाँ वही प्रकार का पेड़ जो हमारे घर के आंगन में लगा हुआ है, तो उसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप नाम लेंगे वो बता देगा। तो बस वही होगा कि उसके जो आसपास की खोजे हुए उसके आसपास के स्रोत हैं वहीं के बारे में अब वो बताएगा, है ना। तो वही तो दैनिक जीवन से संबंधित होगा। तो क्या कह रहा है, आकलन के लिए शिक्षकों के पास अच्छा प्रश्न भंडार है, ये तो कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर, ये तो गलत है। शिक्षक गृह कार्य के लिए NCF गृह कार्य के लिए क्या कर रहा, सख्त विरोधी है। डी क्या कह रहा, शिक्षार्थियों विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सही बात है, यही तो उसका मतलब है दैनिक जीवन से संबंधित, है ना। तो डी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख कीजिए। कहने के तात्पर्य कक्षा 8 की जो क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ाना है ये टॉपिक था, तो इसको बताने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है। ये थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले और बाद में गर्म पानी में धोना चाहिए, ये गलत बात है। यदि थर्मामीटर को गर्म या ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या है, ऊपर नीचे हो जाएगा और वो सही माप नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बाल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, जब बाल्ब की तरफ से पकड़ेंगे, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल थोड़ी सही बात है, लेकिन आगे पढ़ रहे, थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसका मरकरी स्तर 35 से कम है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 35 से कम है, क्योंकि मनुष्य का डिग्री कितना होता, 37 डिग्री सी टेम्परेचर होता है। तो कम हो या ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, जितने टेम्परेचर पे वातावरण है तो उसको हम क्या करेंगे, इसका सीधी बात है जो उस समय वातावरण का जितना टेम्परेचर है उसको ज्ञात कर लेंगे पारा कहाँ पर है। इसके बाद जब हम मापन करेंगे तो वहाँ से देखेंगे, तो बस वही ऑप्शन सही होगा। अगला डी क्या कह रहा, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें, यही डी सही है। कहने का तात्पर्य जो समय टेम्परेचर है
वहाँ से पढ़ करके अब हम जो प्रयोग करेंगे तो वहीं से तो ज्ञात करेंगे। यही डी में कह रहा है थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें, है ना। तो यही तो क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको प्रयोग करते समय। तो डी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है, कक्षा 8 को डॉक्टरों को थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय ने यह बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती। यह बताती है कि थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी के साथ धोने से थर्मामीटर का तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। तो डी क्या है, सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधियों एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। गतिविधि और परियोजना, इसका भाग का उपयोग करने में मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको पता है जो गतिविधि होगी तो बालक स्वयं अनुभव करके सीखेगा, डूइंग लर्निंग होगी, आसपास के वातावरण से अनुभव प्राप्त होगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह रहा आधारभूत संकल्पनाओं का गहन बोझ बढ़ाना, ये तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर तो सही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए ये नहीं हो सकता। तो क्या है यहाँ पर, ये गलत हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है अपने सृजनात्मक कौशल प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शित करने के लिए अपने ही भर थोड़ी ना, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो अपने के लिए स्पेसिफिक रूप से हो गया, तो ये गलत हो गया। अपने शैक्षिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। कह रहा शैक्षिक निष्पादन के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है। तो ए में क्या कह रहा आधारभूत संकल्पनाओं को गहन समझने के, यही सही बात है। यहाँ पर ध्यान भूल गए। कह रहा गहन समझ उपलब्ध बढ़ाना ही, गहन समझ विकसित करना ही तो क्या होगा, यही तो गतिविधि परियोजना का मतलब होगा। यानी भाई आप जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन यदि आप अच्छे से लैब में प्रयोग करके सीखते हैं तो वो क्या होता है, स्थायी ज्ञान होता है, अर्थात गहन समझ को बढ़ाता है। तो गहन समझ को बढ़ाना ही, गहन समझ डेवलप करना ही तो गतिविधि परियोजना होगी। तो ए क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कहने का विज्ञान की प्रदर्शनी है तो उसका आदि उद्देश्य क्या है विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का। कह रहा है विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना। ये कोई मतलब नहीं है कि ग्रेड प्रदान करना, प्रतियोगिता बनाई ग्रेड दिया, ये मतलब नहीं है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, कंपटीशन के लिए थोड़ी ना अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो बी क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है। सी कह रहा अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये एकदम करेक्ट है। क्योंकि क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता अर्थात नवीनता, नवीन ज्ञान उपलब्ध कराना, यही तो सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध कराने का क्या है, यही विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देने वाले 4 विद्यार्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। मतलब विज्ञान के शिक्षक है, वो इंटरव्यू ले रहा, तो उसका टॉपिक क्या था, द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो इसके आधार पर किस प्रकार के अनुपालन किए गए उपागमों का। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से। श्यामपट्ट का प्रयोग कहाँ से करेंगे, इंटरव्यू में ना, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद चर्चा करना, ये भी कोई मतलब नहीं। हस्तपरख, वही, हाँ तो वही तो लेगा स्वयं। इंटरव्यू में क्या होता है, कोई एग्जामिनर होता बैठा रहता है, इंटरव्यू लेता, तो कह रहा हस्तपरख शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, यही क्या है, एकदम करेक्ट है। व्याख्या द्वारा भी नहीं हो सकता है ना। तो क्या है यहाँ पर सी एकदम करेक्ट है। कह रहा है
हस्तपरक शिक्षार्थियों गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना उपयुक्त उपायों को प्रकरणों को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है हैंड्स ऑन छात्रों की गतिविधि के गठन के बाद विचार विमर्श कक्षा के सीखने की प्रक्रिया में शामिल रखेगा और छात्रों को तरल पदार्थों गैसों द्वारा निर्माण किए गए दबाव की अवधारणा की स्पष्ट और व्यवहारिक समझ देगा। इस तरह से विज्ञान को सिखाया जाना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है विज्ञान शिक्षण में जो कक्षीय प्रश्नों को तकनीकी रूप से किसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको पता है विज्ञान जो कक्षीय होता है, कक्षा पे क्लास में क्यों जाती है? कक्षा का मतलब होता है हमारी टीचर से जो समस्याएं आई हैं, हमने जो पढ़ते समय जो हमको समस्या होती है उनका क्या होता है, वहाँ पर समाधान होता है, निदान होता है और उसको बताया जाता है कि इस प्रकार की समस्या का हल क्या होगा। तो समस्या समाधान की कौशलों का विकास ही होता है हमारे पर कक्ष में क्या होता है, समस्या समाधानों का विकास होता है। तो बी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है खाद्य पदार्थों प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण दिए गए हैं, इनका सही क्रम क्या है। तो हमको यदि किसी वस्तु में क्या करना है, प्रोटीन का परीक्षण करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जिस वस्तु का आटा का जिसका हमको परीक्षण करना प्रोटीन को, उसको लेंगे, वस्तु को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको थोड़ी पानी मिला करके उसकी लुगदी बना लेंगे। लुगदी बना कर क्या करेंगे, जब वो लुगदी बन जाएगा तो उसमें फिर 10 बूंद पानी डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम उसमें एक पेस्ट डालेंगे। ठीक है ना। वो पेस्ट का नाम कॉपर सल्फेट का, किसका, CuSO4 का सल्फेट डालेंगे। इसके बाद फिर से हम 4 बूंद समथिंग किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा अर्थात NaOH की डालेंगे। इसके साथ साथ जब डाल देंगे तो उसमें बैगनी कलर आ जाएगा, कैसा, बैगनी रंग आ जाएगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि हमारा क्या है, विलयन में इस पदार्थ में क्या है, प्रोटीन। क्या करना, सबसे पहले उस पदार्थ का पेस्ट बनाना है, 10 बूंद वाटर की डालना है। इसके बाद उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट डालेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम 10 बूंद या फिर 4 बूंद किसकी, NaOH अर्थात सोडियम किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा अर्थात कास्टिक सोडा की डालेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, बैगनी कलर आ जाएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि हमारा क्या है, प्रोटीन है उसमें उपस्थित खाद्य पदार्थ में। तो चलिएगा अब हम इसमें देखते हैं ये क्या कह रहा है, नीचे की ओर कर रहे देखिएगा। ये कह रहा है खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। बिल्कुल सही बात है। फिर परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर पेस्ट बनाइए। तो देखिए सबसे पहले तो पेस्ट बनाएंगे पाउडर का, तो A पे ये हो गया। दूसरे नंबर पर पानी की बूंद डालेंगे तो B पे ये हो गया, तीसरे पे। फिर कह रहा परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे, नहीं ये नहीं था, ये बाद में था। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, 2 बूंद इतना भी है। तो तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे क्या होगा, फिर डालेंगे कास्टिक सोडा। तो ऑप्शन क्या होगा, BADC, क्या होगा, BADC एकदम करेक्ट होगा, BADC। यहाँ पे B क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिएगा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति परीक्षण करने के लिए क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ को पहले थोड़ा सा पानी लेकर डालकर पेस्ट बनाएंगे। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर 10 बूंद क्या डालेंगे, जल डालेंगे और हिलाएंगे। फिर इसके कॉपर सल्फेट विलयन डालेंगे। फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदें डालेंगे और फिर इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद रंग कैसा आ जाएगा, रंग बैगनी रंग का हो जाएगा। तो उसमें उपस्थित हो जाएगा कि प्रोटीन उपस्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है नीचे दिए गए वैसे कौन सा भाग पुष्पी मादा को भाग प्रदर्शित करता है। क्या एवं पुष्पी अंग, पुष्प का मादा अंग हमको ज्ञात करना। तो आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, इस प्रकार से होता है। हम आपको बना के बता दें, ये गुड़हल का है। तो गुड़हल के हम यदि पत्ती निकाल दें तो इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। आप भी देखिएगा, घर पे निकाल लीजिएगा, इस प्रकार की कुछ संरचना होती है और यहाँ पे पत्ती होती है, हम इसको बना नहीं रहे। तो ये गुड़हल का यही अंग क्या होता है, ये होता है मादा अंग या फीमेल अंग ऑर्गन।
तो इसका क्या होता है, ये देखिए ये होती है ओवरी, जिसको अंडा से कहते हैं। और ये क्या होता है, वर्तिकाय, वर्तिकाय होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा होता है बाह्यदल। क्या होता है, वर्तिका जिसको कहते हैं, सॉरी बाह्यदल क्या है, ये होता है सबसे ऊपर होता है वर्तिका, ठीक है ना। ये होता है वर्तिकाग्र। और ये क्या होता है, ओवरी अर्थात अंडा से। तो बस यही आपको देखना है कि ये 3 ऑर्गन होते हैं फीमेल के। तो देखिए यहाँ पे देखो वर्तिका होती है, देखिए सबसे ऊपर होती है वर्तिका, ये हो गई वर्तिका। और ये होती है वर्तिकाग्र। और यहाँ पर होती है ओवरी, और यहाँ पर लगी हुई होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से लगी होती है। तो यहाँ पर बी क्या सही है, देखिए वर्तिका ये है या डंठल वाला शरीर, वर्तिकाग्र ऊपर है अंडा से, ये नीचे है। तो बी क्या है, यहाँ पुस्तिकेसर पुंकेसर मेल में होता है, ये भी मेल में होता है, ये भी मेल में, तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी एकदम करेक्ट है। सेकंड लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यदि किसी भी हड्डी को चलायमान रखना है तो 2 प्रकार की गति, 2 प्रकार की पेशियां क्या करती हैं, संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है एगोनिस्ट, क्या है एगोनिस्ट। और जो एगोनिस्ट होती है वो क्या होती हैं, हमारी काम करने वाली पेशियां होती, कैसी काम करने वाली होती हैं। और दूसरी होती है एपोनिस्ट, एक एगोनिस्ट होती है और एक क्या होती है एपोनिस्ट मांसपेशियां। और जो एपोनिस्ट पेशियां होती है ना, इसको एपोनिस्ट को क्या कहते हैं, एटगोनिस्ट भी कह सकते हैं। और ये हमारी क्या करती हैं, जिस चोट लग जाए तो उसको रोकने के लिए, हड्डी में हलचल नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये क्या होती हैं, एगोनिस्ट या एटगोनिस्ट, 2 होती हैं, एगोनिस्ट और एपोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट और एपोनिस्ट होती है। एगोनिस्ट क्या होती हैं, काम करने में सहायक होती हैं। और जो एपोनिस्ट होती है वो क्या होती हैं, हड्डी को हलचल उत्पन्न करने, नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी प्रकार की पेशियां होती हैं, 2 प्रकार की पेशियां कार्य करती हैं। चलिए लास्ट प्रश्न आज का, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा उच्च समुच्च का चयन कीजिए, उस समुच्च का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव का निरूपण करता है। अवयव होते हैं, अवयव है जो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है भौतिक और एक दूसरा नंबर पर होता है जैविक, ठीक है ना। जैविक कह दें और उसको अजैविक कह दें, ठीक है ना, भौतिक या अजैविक भी कह दें। तो अजैविक होते हैं जो, अजैविक को क्या कहते हैं, अजैविक को कहते हैं जैसे जल हो गया, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गई, मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब कैसे अजैविक है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। और जैविक क्या होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब क्या है, जैविक है। तो यही पूछा गया है, पूछा क्या गया है, कह रहा केवल जैविक अवयव होना चाहिए, अर्थात जिनमें जीवन हो। कीट में जीवन है, मेढक में है, मछली में, जलीय पादप में, यही सब क्या है, जैविक। बालू में क्या जीवन होता, नहीं, ये कट गया। चट्टानों में नहीं होता, ये कट गया। घास में तो होता है। और हिरण लिखना चाहिए, गलत हो गया, हिरण में भी होता, बाघ में, लेकिन मृदा में नहीं होता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, कीट में तो होता है लेकिन जल में नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला हुई। आपको कैसा लगा, यदि ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने हमारे जो पिछले पेपर हमने सॉल्व कराए उनको हल नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस ईयर के और पेपरों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए। थैंक यू सो मच।